अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। आजकल आप मगरबी मीडिया पर अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़बरों में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा सुन रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान में एक तवील अरसे से अमन कायम इसलिए नहीं हो सका कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मुदाखलत करता रहता है और कर रहा है। हिस्टोरिकली ये इल्ज़ाम कितना गलत है, इस हवाले से एक मुआजना करके देख लेते हैं कि दोनों ममालिक में किसने किसके मुल्क में कब कब मुदाखलत की। अफ़गानिस्तान में बगावतों, खाना जंगी और इक़्तिदार के लिए खून रेज़ी की दास्तान शुरू करते हैं 1928 से। 1928 में अफ़गानिस्तान के बादशाह अमानुल्लाह खान के ख़िलाफ़ बगावत हुई। एक साबिक जनरल नादिर शाह ने बादशाह को बचाने के नाम पर तहरीक शुरू की, लेकिन फिर खुद ही अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। 1933 में नादिर शाह को एक तालिब इल्म ने कत्ल कर दिया। इसके बाद इनके 12 साला बेटे ज़ाहिर शाह को इनके 4 चचाओं के ज़ेर सरपरस्ती तख्त दिया गया। इसके बाद कुछ वक्त गुजरता है, बरतानिया फैसला करता है कि वो 1947 में हिंदुस्तान से चला जाएगा। सूबा सरहद के मुस्तकबिल के हवाले से रेफरेंडम कराने का फ़ैसला किया जाता है। यहाँ से शुरू होती है पाकिस्तान के वजूद के हवाले से अफ़गान इशराफिया की साजिशें। जून 1947 में अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत को एक नोट लिखा कि सूबा सरहद दरअसल अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, इसलिए या तो इसे आज़ाद रियासत बनने या अफ़गानिस्तान में शामिल होने का इख्तियार दिया जाए। हिंदुस्तान की वजारत ख़ारजा के सरबराह जवाहर लाल नेहरू ने रद्द किया, पाकिस्तान की हमदर्दी में नहीं बल्कि शायद इस उम्मीद में कि पाकिस्तान या तो ज़्यादा अरसा कायम नहीं रह सकेगा और हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा, या फिर सरहद के अवाम भारत का साथ देंगे। नेहरू के इस एतराज़ की रोशनी में बरतानी वजारत ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान को जवाब लिखा कि अफ़गानिस्तान जिस इलाके के बारे में दावा कर रहा है वो इंडिया का हिस्सा है। इस बात को 1921 के एंग्लो अफ़गान मुआहदे में भी वो तस्लीम कर चुका है। इसलिए अब सुबह सरहद के रेफरेंडम के बारे में अफ़गानिस्तान जो तजावीज़ दे रहा है वो इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतादिफ हैं। इसके बाद इस वक्त के सूबा सरहद और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान में शामिल होने के हवाले से रेफरेंडम होता है, जिसमें एक भारी अक्सरियत एक अंदाजे के मुताबिक या एक जो तादाद बताई जाती है उसके मुताबिक तकरीबन 3 लाख लोग पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करते हैं, जबकि सिर्फ 3000 के करीब लोग इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं या वोट देते हैं। इसके बाद अफ़गान इशराफिया की जानिब से एक और वार होता है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीत की मुखालफत करता है, लेकिन इसे नाकामी होती है। अफ़गान बादशाह ज़ाहिर शाह 1953 में अपने कज़न दाऊद खान को वज़ीर आज़म बनाते हैं। अफ़गान वज़ीर आज़म दाऊद खान मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करने की साजिशें करते रहते हैं। मार्च 1955 में मुजाहिरीन के ज़रिए काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने, जलालाबाद और कंधार में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करवा दिया जाता है। जवाब के तौर पर पाकिस्तान में मुजाहिरीन पेशावर में अफ़गान कौंसलेट के सामने एहतजाज करते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुइस अपनी एक किताब अफ़गानिस्तान में लिखते हैं कि 1960 और 61 में अफ़गानी वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा अपने फ़ौजियों को सुबह सरहद भेजने की कोशिश भी की। इन सब हालात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान इशराफिया किसी सूरत में भी पाकिस्तान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। मुसलसल अफ़गान मुदाखलत की वजह से सितंबर 1961 में दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुनक़ता भी हुए। मार्च 1963 में दाऊद खान ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद शाह ईरान की सालिसी की कोशिशों के बाद सफारती ताल्लुकात बहाल हुए। जिस दाऊद खान को अफ़गान बादशाह ज़ाहिर शाह ने अपना वज़ीर आज़म बनाया था, इसी दाऊद खान ने, पाकिस्तान ने नहीं, अफ़गान बादशाह के कज़न दाऊद खान ने 1973 में फ़ौजी अफसरान से मिलकर ज़ाहिर शाह की बादशाहत का खात्मा किया और अफ़गानिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। अब जब दाऊद खान अफ़गानिस्तान के सदर बने तो पाकिस्तान में फिर से खदशात बढ़े कि दाऊद खान अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। दाऊद खान ने खदशात की ऐन मुताबिक भारत की सपोर्ट के साथ न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की हमायत करना शुरू कर दी। इसी दौरान पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले भी हुए। फरवरी 1975 में एक ऐसे ही हमले में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हयात अहमद खान शेरपाव भी शहीद हुए। ये भी याद रखें कि दाऊद खान के सदर बनने से सिर्फ 2 साल कबल 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपना वजूद कायम रखने के लिए किन कोशिशों में मसरूफ़ था और कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था उसे। अफ़गान इशराफिया की इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान में ये सोच पैदा हुई कि अब पाकिस्तान को इस खतरे से निमटने के लिए कुछ ठोस इक़दाम करने पड़ेंगे। इसलिए इस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक काउंटर स्ट्रेटजी पर काम शुरू किया। इस हिकमत अमली का एक रेफरेंस हमें एक किताब फ्रेगमेंटेशन ऑफ अफ़गानिस्तान में मिलता है, जिसके मुताबिक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अफ़गानिस्तान में जारी इस्लामी तहरीक को मदद फराहम करना शुरू कर दी, जिसका मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान की तुसी पसंदाना सोच का अफ़गानिस्तान के अंदर ही मुकाबला किया जाए। इस पॉलिसी के तहत
پاکستان کو اپنے قیام کے بعد سے پہلی مرتبہ کچھ سکون ملا، لیکن اس دو طرفہ پراکسی جنگ کا اثر آج تک دونوں ممالک پر پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ نہ بھولیں کہ یہ جنگ پاکستان نے کوئی افغانستان کو فتح کرنے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اپنے دفاع کے لیے کی تھی۔ محمد داؤد خان صرف 5 برس اقتدار میں رہ سکے۔ اپریل 1978 کو کابل میں انقلاب کے دوران کمیونسٹ نظریات رکھنے والی جماعت PDPA نے انہیں خاندان سمیت قتل کیا، جس میں روس کا کردار مرکزی تھا۔ یاد رکھیے، پاکستان کا نہیں، روس کا کردار مرکزی تھا۔ اس کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے خلق دھڑے کی نے حکومت قائم کی اور نور محمد تڑکئی صدر بنے، جنہیں قتل کر دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے نہیں، بلکہ انہیں انہی کی پارٹی کے حفیظ اللہ امین نے مارا اور پھر خود اقتدار پر قابض ہوئے تھے۔ دسمبر 1979 میں سوویت یونین کی افواج نے افغانستان پر حملہ کیا اور حفیظ اللہ امین کو بھی قتل کر دیا۔ 1980 میں روسی فوج کی مدد سے ببر کارمل کی قیادت میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پرچم گروپ کی حکومت قائم ہوئی، لیکن مختلف گروہوں نے روس کی کٹ پتلی حکومت کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر امریکہ نے مجاہدین کو سپورٹ کیا۔ افغانستان کی آزادی اور روس کی توسیع پسندانہ عزائم کو روکنے کے لیے پاکستان نے بھی مجاہدین کو سپورٹ کیا اور روسی فوج کو بلا کر افغانستان سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد افغان مجاہدین کے درمیان اقتدار کے لیے خانہ جنگی شروع ہوئی۔ 1989 میں پہلی بار پاکستان پر الزام آتا ہے کہ اس کی حمایت سے مجاہدین کے ایک گروپ نے جلال آباد پر قبضے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ وہ واحد بڑا واقعہ ہے جسے پاکستان کے ساتھ جوڑ کر پاکستان پر افغانستان میں مداخلت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ خیر، 1993 میں مجاہدین کے مختلف گروپوں کے درمیان حکومت سازی کا معاہدہ ہوا اور برہان الدین ربانی کو صدر بنایا گیا، جو 1996 تک صدر ہے۔ لیکن اسی دوران خانہ جنگی جاری رہی اور ستمبر 1996 میں طالبان کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1997 میں پاکستان نے طالبان حکومت کو سب سے پہلے باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا، جس سے اس نظریے کو تقویت ملی کہ پاکستان طالبان کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اکتوبر 2001 میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو وجہ بنا کر طالبان حکومت کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا، لیکن تقریباً 20 سال $822 ارب کے مالی نقصان اور 2300 فوجیوں کے جانی نقصان کے بعد جب اس نے واپسی کا فیصلہ کیا تو ایک بار پھر پاکستان کی جانب انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر بلیم گیم کو ایک طرف رکھ کر حقائق کا جائزہ لیں تو اس وقت کوئی چھوٹے سے چھوٹا ثبوت بھی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ اسے عالمی ادارے بھی مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اگر افغان حکومت اور ایجنسیاں بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے ویسا کھیل کھیلتی ہیں جیسا کسی دور میں داؤد خان کھیلتے تھے، تو پاکستان کے پاس بھی پورا حق ہے کہ اس کا بھرپور جواب دیں، اور وہ ویسا ہی جواب دیں جیسا ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ یاد رکھیں کہ ماضی میں پاکستان کی جانب سے جو بھی کیا گیا وہ افغانستان میں انتشار پھیلانے کے لیے نہیں یا قبضے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا، اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک کہ افغانستان ماضی بعید کے خوابوں کو بھول کر یہ مان نہیں جاتا کہ پاکستان ایک اٹل حقیقت ہے۔ صرف اسی صورت میں دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ ماحول قائم ہو سکتا ہے اور دونوں ممالک ترقی کر سکتے ہیں۔